पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सिपहसालार और राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। पात्रा चाल घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को संजय राउत भले ही अपने खिलाफ साजिश बताते हों, लेकिन ईडी को उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिलता जा रहा है। इसीलिए राउत को फिर से ईडी का समन मिला है। उन्हें 20 जुलाई यानी आज सुबह 11 बजे पात्रा चाल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह दूसरी बार है जब ईडी ने पात्रा चाल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर संजय राउत को तलब किया है। पिछली बार ईडी ने संजय राउत का बयान दर्ज किया था और उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। दरअसल यह मामला मुंबई की पात्रा चाल के रीडेवलपमेंट का है। मुंबई की एक चाल के पुनः विकास और राउत की पत्नी तथा दोस्तों से संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने दूसरी बार राउत को बुलाया है। ईडी ने इस मामले में संजय राउत के करीबियों की संपत्ति अटैच की थी। हालांकि संजय राउत इन आरोपों को साजिश बताते रहे हैं, लेकिन ईडी ने एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की चाल के पुनः विकास के कथित अनियमितताओं और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। वहीं ईडी ने पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर से कल 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के अहम सदस्य राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। राउत को एजेंसी के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि इस मामले में 1 जुलाई को उनसे पूछताछ की गई थी और उन्होंने जाँच अधिकारी के साथ करीब 10 घंटे बिताए थे। इस दौरान पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। राउत ने बाहर निकलते समय संवाददाताओं से कहा था कि मैंने पूरा सहयोग दिया और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि वो इस दौरान निडर थे क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। गौरतलब है कि उनसे पूछताछ ऐसे वक्त पर हुई है जब शिवसेना विद्रोह के कारण 2 फाड़ हो चुकी है, जिसमें एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दोनों के बीच पार्टी के प्रतीक, चिन्ह और संगठन के नियंत्रण को लेकर खींचतान चल रही है। बहरहाल ऐसे वक्त में जब एकनाथ शिंदे गुट का दावा शिवसेना पर मजबूत होता जा रहा है, तब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने से उद्धव ठाकरे और कमजोर होंगे और शिवसेना पर उनका दावा मुश्किलों में घिरता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में सियासत फिर से करवट ले रही है और कांग्रेस की आंतरिक कलह फिर से चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए जब सचिन पायलट पर कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, तो पायलट गुट के नेता भी जुबानी जंग आगे बढ़ाते हुए जवाब दे रहे हैं। इस बीच गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन अटकलों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एक मीटिंग ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। दरअसल पायलट की ओर से अपने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा के एक बंद कमरे में हुई बैठक कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ एक कमरे में बैठक की थी। बैठक इतनी गुप्त रखी गई थी कि समर्थक विधायकों के अलावा किसी और को उस कक्ष में जाने नहीं दिया गया था। बताया जा रहा है कि बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, विधायक इंद्राज गुर्जर, राकेश पारीक, जीआर खटाड़ा, वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, हरीश मीणा, रामनिवास गावड़िया जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पायलट गुट लंबे समय से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात करता रहा है, लेकिन गांधी परिवार का विश्वास गहलोत पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस की सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि आखिर सचिन पायलट की अपने समर्थक विधायकों के साथ किस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बड़ी बात यह भी है कि बंद कमरे में चर्चा करने के बाद विधानसभा से बाहर आकर विधानसभा की सीढ़ियों पर भी सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों से चर्चा करते हुए नजर आए थे। हालांकि इस दौरान ना तो सचिन पायलट ने मीडिया से विधानसभा के अंदर बात की और ना ही बाहर निकलते हुए। ऐसे में सचिन पायलट की अपने समर्थक विधायकों के साथ हुई चर्चा के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं खबरों के अनुसार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2 साल से सत्ता और संगठन में किसी पद पर नहीं है। ऐसे में 1.5 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट अब अपने लिए सत्ता और संगठन में बड़े पद चाहते हैं और इसीलिए अब लगातार पार्टी आलाकमान पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें इस ओर भी इशारा करती हैं कि अगर गहलोत नहीं माने तो कुछ इससे भी बड़ा हो सकता है। वहीं विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट की नज़र इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है। सचिन पायलट के समर्थक भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जानी चाहिए, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सके। बता दें कि बीते माह दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी सचिन पायलट के समर्थन में बयान देते हुए उनके धैर्य की तारीफ की थी। तब भी यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी के बयान के बाद सचिन पायलट को सत्ता या संगठन में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। हालांकि दिल्ली में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से अशोक गहलोत जरूर परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र की सियासत में नई सरकार के गठन के साथ ही कुछ वक्त पहले आया सियासी तूफान तो थम गया, लेकिन अब हर रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों में सियासी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने एक नया खुलासा किया है जिससे उद्धव गुट की शिवसेना को मिर्ची लगनी तय है। दावा किया गया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ समझौता करने और गठबंधन करने के इच्छुक थे। लोकसभा में शिंदे गुट के नवनामित शिवसेना नेता राहुल सेवाले ने कहा कि ठाकरे ने कथित तौर पर 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेताओं के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की थी। सेवाले ने कहा, हाल ही में हमारी बैठकों में ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने हम सांसदों को गठबंधन के लिए अपने प्रयास करने के लिए भी कहा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि शिवसेना अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ अपने संबंधों को तोड़ने के लिए कोई पत्र नहीं दिया है। वहीं इन बयानों ने शिवसेना और उसके सहयोगियों में सियासी हलचल बढ़ा दी। इन बयानों का खंडन करने के लिए उद्धव गुट की शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत आगे आए। उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में गठबंधन तोड़ा था। हम 2014 के विधानसभा चुनाव में एक साथ थे, लेकिन भाजपा ने हिंदुत्व गठबंधन को तोड़ दिया। बाद में 2019 में भाजपा ने अपने वादे से मुकर कर हमसे नाता तोड़ लिया। हम गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन यह भाजपा है जिसने संबंधों को तोड़ दिया। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने शिंदे समूह में शामिल हुए सेवाले और अन्य सांसदों से सवाल किया कि उनमें से कितनों ने तब बात की जब उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को नीच भाषा में बदनाम किया जा रहा था। उन्होंने दोहराया कि सेना प्रमुख ने अपने पार्टी के लोगों से परामर्श करके सभी बड़े निर्णय लिए हैं। यही नहीं, सेवाले को खुलासे को खारिज करते हुए राउत ने कहा कि ठाकरे और मोदी नियमित रूप से बात करते हैं, क्योंकि उनके राजनीति से परे व्यक्तिगत संबंध हैं, इसलिए ऐसे दावों को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सेवाले के दावों को और अधिक भ्रम पैदा करने के प्रयास के रूप में खारिज कर दिया और घोषणा की कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने पिछले 2.5 वर्षों में अपने कार्यों से इसे साबित कर दिया है। हमने एनडीए की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है। वहीं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि नई दिल्ली में दावा करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। आदित्य ने इशारा करते हुए कहा, यह हमारे और उस पार्टी के लिए नफरत और ईर्ष्या है जो अब सामने आ रही है। जिस बैठक का वे जिक्र कर रहे हैं उसमें एनसीपी से अजीत पवार और कांग्रेस से अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। ऐसी कोई चर्चा विशेष रूप से प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच नहीं हुई। बहरहाल शिंदे गुट के इस दावे के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अवैध खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके करीबी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मिश्रा से ईडी अवैध खनन मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। खास बात यह है कि इस मामले में ईडी सीएम की करीबी आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से करोड़ों रुपए कैश भी बरामद किए जा चुके हैं। रेड के दौरान इस मामले में ईडी ने 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपियों के खाते सील किए थे, जिनमें 36 करोड़ रुपए जमा थे। गौरतलब है कि ईडी ने पहले पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने उनके ठिकानों से 5 स्टोन क्रशर भी जब्त किए थे। इनको अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इसके साथ ही ईडी ने 5 अवैध बंदूकें और कारतूस भी जब्त किए थे। यही नहीं, खबरों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच कर रही एजेंसी ने दावा किया था कि जब्त की गई रकम सीएम हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र साहिबगंज समेत कई जगहों से अवैध खनन से कमाई गई इनकम का एक हिस्सा है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इसमें 5.34 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। कुल मिलाकर साहिबगंज से पंकज मिश्रा और दाहू यादव समेत उनके सहयोगियों के अलग अलग अकाउंट से मिले 36 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे। वहीं इससे पहले मई 2022 के महीने में ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़े 36 स्थानों पर तलाशी ली थी। इसमें 19.76 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। जिन जगहों से यह नकदी मिली उसमें आईएएस पूजा सिंघल के ठिकाने भी शामिल थे। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा के मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जेएमएम महासचिव ने कहा कि ईडी के मायने अब बदल गए हैं। अब इसका मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का खेल हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के पैरों तले कुचले जा रहे हैं और ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसी प्रधानमंत्री के इशारे पर
काम करने वाली कठपुतली बन गई हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस एक्शन के बाद झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं आपको शुरू से आगाह कर रहा था कि साहिबगंज में बालू पत्थर जमीन की लूट आपके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के संरक्षण और सहभागिता में चल रही है, पर आप इस पर मौन स्वीकृति दिए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, जहां विधायकों को बर्खास्त करने की जल्दी मचा रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें हरीश साल्वे और तुषार मेहता के आगे चल नहीं पाई और कोर्ट ने मामले को 27 जुलाई तक टाल दिया। कोर्ट का यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, जो शिंदे सहित बागी विधायकों की बर्खास्तगी चाहते थे। कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों गुटों को 27 जुलाई तक अपने अपने मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दायर करें। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए। शिवसेना की तरफ से सपा नेता कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बतौर अधिवक्ता पेश हुए। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। साल्वे ने जहां मुद्दों को लेकर रिपोर्ट देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, सिब्बल ने कहा कि इस मामले में और देरी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी मुद्दों को जानने के लिए बड़ी पीठ का गठन करेगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से महेश जेठमलानी भी पेश हुए। उद्धव गुट ने राज्यपाल के निर्णय पर भी आपत्ति जताई और स्पीकर बदले जाने को भी गलत फैसला बताया। हरीश साल्वे ने कहा कि दल बदल का कानून तब लागू होता है जब कोई पार्टी छोड़ दे, लेकिन यहाँ पार्टी में रहकर ही एक गुट ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मात्र 20 विधायकों के समर्थन से भला कोई मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है, जबकि सिब्बल ने पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप लगा शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य बताया। वहीं राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन में होती है और फिर चुनाव बाद पाला बदल लेती है, लेकिन लोग तो उस गठबंधन के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब कुछ नेताओं को लगता है कि वो मतदाताओं का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। जबकि कपिल सिब्बल ने एक दिन की भी देरी को खतरनाक बताते हुए कहा कि ऐसी सरकारें एक दिन भी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को कोई भाव नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सत्ता का निजाम बदला तो पुराने गैर कानूनी काम करने वाले मठाधीशों की सामत भी आ गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई फोन टैपिंग मामले में अब ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। लंबी पूछताछ के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने उन्हें पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था और सीबीआई ने भी सवाल जवाब किए थे, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से 7 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पांडे 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले जांच एजेंसी के अफसरों ने संजय पांडे के घर की तलाशी भी ली थी। दरअसल यह मामला साल 2013 से 2016 के बीच का है। तब चित्रा रामकृष्ण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उस समय संजय पांडे की एक कंपनी के जरिए एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप का मामला सामने आया था। जब ईडी को इस टैपिंग की भनक लगी, उन्होंने तुरंत गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी और मामले में सीबीआई भी एक्शन में आ गई। अब उसी टैपिंग वाले मामले में ईडी ने संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि हफ्ते भर पहले ही चित्रा रामकृष्ण की भी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि संजय पांडे की कंपनी को टैपिंग के लिए 4.45 करोड़ रुपए भी मिले थे। ईडी की जांच में सामने आया था कि एनएसई कोलोकेशन केस सामने आने के बाद संजय पांडे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण ने 2017 में फोन टैपिंग बंद कर दी थी। खबरों के अनुसार उनके जोगेश्वरी कार्यालय में कुल 120 कॉल इंटरसेप्टर करने की सुविधा थी। 4 लैंडलाइन फोन से प्रत्येक से एक बार में 30 कॉल इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। ये लैंडलाइन एनएसई में थे। वहीं संजय पांडे मुंबई पुलिस कमिश्नर से पहले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे थे, लेकिन अप्रैल 2021 में उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र के डीजीपी का प्रभार दिया था। हालांकि आईपीएस रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद उनसे प्रभार वापस ले लिया गया था। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस के 76वें पुलिस कमिश्नर थे। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि संजय पांडे ने 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी। फिर जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वे पुलिस सेवा में वापस आ गए। वहीं उनकी कंपनी आई सिक्योरिटी के पास साल 2010 से साल 2015 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी ऑडिट करने का काम सौंपा गया था। आरोप है कि इसी दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोलोकेशन घोटाला हुआ था। सीबीआई द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की शुरुआत की थी। इस मामले में यह भी आरोप है कि संजय पांडे की कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सुरक्षा ऑडिट करने के बदले करोड़ों रुपए की रकम दी गई थी।
बाद में इस मामले में यह भी आरोप लगे कि इसकी आड़ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की फोन टैपिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। श्रीलंका की दुर्दशा के पीछे रेवड़ी बांटने की सियासत ही है जिसने पूरे देश को कंगाल बना दिया और आज वह अराजकता के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत स्वाभाविक रूप से श्रीलंका में बहुत गंभीर संकट से चिंतित है और इसे एक बड़े सबक के तौर पर ले रहा है। हमें राजकोषीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त के कल्चर के दुष्परिणामों से सबक लेना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे, तो इससे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बेहद बेचैन हो गई थी। लेकिन अब एस जयशंकर ने श्रीलंका का उदाहरण देकर विपक्षी पार्टियों को सबक सीखने को कहा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से पी चिदम्बरम और मनिकम टैगोर, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू और एमएम अब्दुल्ला, एम थंबीदुरई, टीएमसी से सौगत रॉय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीआरएस के केशव राव, बीएसपी के रितेश पांडी आदि शामिल होने पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑल इंडिया मीटिंग के बाद ब्रीफ किया। जयशंकर ने बताया कि बैठक में 28 पार्टियों के 38 नेता शामिल हुए। हमने 46 पार्टियों को आमंत्रित किया था। यह सरकार की तरफ से पहल थी। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते थे कि देश के सभी नेता, सभी दल श्रीलंका के गंभीर हालात पर चर्चा करें। श्रीलंका बहुत करीबी पड़ोसी है जो स्वाभाविक रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। जयशंकर ने कहा कि किसी भी पड़ोसी देश में अगर अस्थिरता या हिंसा होती है तो यह गहरी चिंता का विषय है। वहां भी हमारा राजनीतिक हित है। मत्स्य पालन में भी हमारी रुचि है। उन्होंने कहा कि हमने 2 प्रेजेंटेशन दिए, उनमें से एक राजनीतिक प्रेजेंटेशन था। कई सदस्य चिंतित थे श्रीलंका को लेकर हमारे लिए क्या सबक है। हमारी अच्छी चर्चा हुई। सदस्य जानना चाहते थे कि हमने श्रीलंका के लिए क्या किया है। हमने मानवीय पहलू को ध्यान में रखा है। विदेश मंत्री ने कहा कि लगभग सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ चर्चा हुई कि हम आगे कैसे बढ़ें। आगे देखेंगे कि हम क्या और भूमिका निभा सकते हैं। हमारी सद्भावना स्पष्ट है। हमारे लिए पड़ोसी पहले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार और सीताराम येचुरी ने मिलकर मार्गरेट अल्वा को विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित कर दिया और इस पर सोनिया गांधी की मुहर भी लगवा ली। लेकिन यह सियासी खेल ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने शरद पवार से फोन पर बात तक नहीं की। जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने अल्वा के नाम का ऐलान किया तो उस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। हालांकि शरद पवार ने यह बात कही थी कि टीएमसी भी उनका समर्थन करेगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि 21 जुलाई को राज्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, इसलिए सभी नेता उसकी तैयारी में जुटे हैं। टीएमसी ने कहा था कि 21 जुलाई को ममता बनर्जी संसदीय दल की बैठक करने के बाद अपनी चॉइस बताएंगी। अब लेकिन शरद पवार ने जल्दी मचा दी। अब पेच यह फंसा है कि आखिर ममता बनर्जी किसका समर्थन करने वाली है। अगर यह साफ होता कि वह अल्वा के साथ जाएंगी तो स्पष्ट बता देती वह विपक्ष के उम्मीदवार के साथ रहेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शरद पवार और सोनिया गांधी को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि ममता बनर्जी के मार्गरेट अल्वा से काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ से भी उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो अल्वा उनकी करीबी मानी जाती थी। वह कुछ समय तक पीएमओ की मंत्री भी रही। राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। कुछ समय तक ममता बनर्जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट रही। ममता बनर्जी और अल्वा के संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि ममता बनर्जी को इस बात पर आपत्ति है कि अल्वा का नाम डिसाइड करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। जगदीप धनखड़ की तो ममता बनर्जी और उनके बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि पुराने सभी गिले शुके भुलाकर धनखड़ ने ममता बनर्जी से उनका समर्थन मांगा था। 28 जून को टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने राजभवन गया था। धनखड़ ने उन्हें एक कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब 1990 में सीपीएम ने ममता बनर्जी पर हमला किया था तो उस वक्त केंद्र में लेफ्ट के सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार थी। मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन मैं इस हमले से बेहद दुखी था। उन्होंने कहा कि सीपीएम की आपत्ति के बावजूद मैं ममता बनर्जी को देखने कोलकाता गया। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्वीट वॉर के बावजूद धनखड़ ने ममता बनर्जी से व्यक्तिगत संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी के पास 3 विकल्प हैं। वह धनखड़ का समर्थन कर सकती हैं। इससे यह संदेश जाएगा कि आलोचना के बावजूद उन्होंने अपने पूर्व राज्यपाल का समर्थन किया। दूसरा विकल्प यह है कि
वह पवार की बात मान लें और मार्गरेट अल्वा का समर्थन करें। इससे वह विपक्षी एकजुटता का संदेश दे सकती हैं। हालांकि अल्वा के जीतने की संभावना बहुत कम है। तीसरी स्थिति यह है कि वह सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस चुनाव में वैसे भी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए सदस्य अपनी इच्छा से वोट कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अभी कोई फैसला नहीं लेती हूँ। 21 जुलाई को सभी विधायकों और सांसदों की बात सुनी जाएगी। इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि 21 जुलाई के बाद ही साफ हो पाएगा ममता बनर्जी किसकी ओर जा रही हैं। राजभवन छोड़ते वक्त भी धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा था कि वह अपने अधिकारियों से कहें कि उनका सहयोग करें ताकि वह जल्दी राजभवन छोड़कर नामांकन कर सके। राज्य सरकार ने इस मामले में धनखड़ की मदद भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर विधायक चले गए, सांसद चले गए, सैकड़ों पार्षद चले गए, नेता चले गए, हजारों कार्यकर्ता चले गए। नौबत पार्टी के छिन जाने की आ गई। ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके साथ बचे हुए नेताओं को जनता की सहानुभूति की उम्मीद है। लेकिन जिस भाषा और तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहानुभूति चाह रहे हैं, उन्हें सहानुभूति के बदले लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। मतलब कि जनता की अदालत में भी शिवसेना के हस्र का ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जा रहा है। असल में संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि सबसे आसान काम है किसी को धोखा देना। राउत के इस ट्वीट के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों, सांसदों पर तीखा हमला बोला और कहा कि असली नकली का मामला ही नहीं है, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। ये नकली लोग हमसे टूटे और फूटे हुए लोग यह भी कह सकते हैं कि हमने ही शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी को भी लाया था। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये यह भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया। संजय राउत ने आगे कहा कि हम उनकी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं। कानून नियम हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट यह साबित करके दिखाएगा। बीजेपी के साथ हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, इस पर यह बात नहीं करते। 2019 में भी हमने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों ने शिवसेना को छोड़ा। संजय राउत ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। एक यूजर ने राउत के ट्वीट पर जवाब दिया, आप खुद पवार साहब से मिलकर शिवसेना का बंटाधार कर दिए। धोखेबाज तो आप हैं। यह बात उद्धव जी को क्यों नहीं समझा रहे? एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बिल्कुल सही है, तभी तो आसानी से आपने महाराष्ट्र राज्य पर कब्जा कर लिया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सत्ता के लिए अपने शत्रु से मिल जाना और भी आसान काम है। एक यूजर ने लिखा कि अगर कुर्सी की लालच में भाजपा को धोखा न दिया होता तो आज सत्ता के साथ साथ पार्टी से भी हाथ धोना न पड़ता। एक अन्य यूजर ने लिखा कि तुमने तो कांग्रेस प्रेम में हिंदुत्व को धोखा दे दिया। बाला साहब को कुर्सी के लिए धोखा दिया। तुम किस मुंह से बात करते हो धोखे की? संजय राउत भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने की साजिश के भी आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि ऐसे समय पार्टी के संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब राज्य के कुछ हिस्से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बीच चल रही जुबानी जंग में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी एंट्री हो गई है। संजय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि खुद को और अपने परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी सरकार को बनाने के लिए राजद का समर्थन देने को तैयार थे। गौरतलब है कि उनकी यह टिप्पणी तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री बनने से पहले उनके पास आए थे और राजद में आने की बात कही थी। तेजस्वी के इस बयान के बाद भाजपा भड़की हुई है और लगातार उन पर हमलावर है। लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नित्यानंद बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल होना चाहते थे और नित्यानंद राय ने उनसे ये भी कहा था कि उनका भाजपा में मन नहीं लग रहा है। वहीं उन पर पलटवार करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि नित्यानंद राय से तेजस्वी यादव की जीवन में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में तेजस्वी भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लोगों को जेल जाने से बचाना था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि केंद्र सरकार उनके परिवार को भ्रष्टाचार के मामलों में बचाए और वो इसके बदले राज्य में पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार थे। जायसवाल ने बताया
कि यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को एक उड़ान के दौरान पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी ने तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि राजद नेता का यह दावा कि राय उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, हताशा में दिया गया बयान था, क्योंकि भाजपा ने भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार कर दिया था। वहीं जायसवाल ने यह भी कहा कि चाहे कितना ही वे कोशिश कर लें, तेजस्वी और उनके परिवार को जेल जाना ही होगा। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि इस तरह के वादों के साथ सरकार बनाना ठीक नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का पूरा परिवार ही हजारों करोड़ों के घोटालों में फंसा हुआ है, उन्हें हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। बहरहाल तेजस्वी यादव के बयान और उसके बाद भाजपा के उन पर हमले को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।